नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर में चुनाव आयोग की बाजीगरी की। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए ये एसआईआर कराया था, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम अन्य गड़बड़ियों के अलावा आयोग डुप्लीकेट वोटर्स का मामला भी संभाल नहीं पाया। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच से पता चला है कि शुद्ध मतदाता सूची में 14 लाख से ज्यादा नामों का दोहराव है, यानी डुप्लीकेट मतदाता हैं। जबकि इसे रोकने के लिए आयोग के पास तकनीकी सुविधा उपलब्ध है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसा किया जा सकता है, जो उसने नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? आखिर क्या है ये खेल और क्यों चुनाव आयोग का रवैया संदिग्ध है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। ये तस्वीर देखिए, ये 21वीं सदी का 25वां बरस है। तकनीक और प्रौद्योगिकी की धूम है। मेडिकल साइंस भी इसका बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। रक्त की एक बूंद की जांच तमाम बीमारियों का पता बता देती है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर ये जो स्टेथोस्कोप होता है उसका इस्तेमाल ना करे, खून की जांच ना कराए, एक्सरे या एमआईआर ना कराए, बस नाड़ी देखे, नाड़ी पर हाथ रखकर दवा लिख दे, तो आप कितना भरोसा करेंगे? जब तकनीकी उपलब्ध नहीं थी तो नाड़ी देखना और उसके जरिए बीमारी का अंदाजा लगाना निश्चित ही एक महत्वपूर्ण प्रयास था। लेकिन आज जब तकनीकी ने गड़बड़ी की संभावनाओं को न्यूनतम कर दिया है, तो फिर उसका इस्तेमाल न करने वाले डॉक्टर को आप क्या कहेंगे? जाहिर है, या तो मूर्ख कहेंगे या फिर शातिर, जो मरीज की जान से खेल रहा है। अफसोस कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार जी कुछ ऐसे ही डॉक्टर निकले। उन्होंने बिहार में बड़े धूमधाम से एसआईआर कराया। इसे लेकर तमाम सवाल उठे तो डंके की चोट पर कहा कि सब कुछ ठीक है। मोदी सरकार ने ऐसा कानून भी बना दिया है कि भविष्य में किसी भी गलत फैसले के लिए उन पर यानी चुनाव आयुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वे लगातार एसआईआर का डंका बजाते रहे, लेकिन अब साबित हो रहा है कि उनकी नाक के नीचे मतदाता सूची में एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ जिसे आसानी से रोका जा सकता है या रोका जा सकता था। पत्रकारों के एक संगठन रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। आयुषी कार और विष्णु नारायण की इस रिपोर्ट में जो कुछ खास बातें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये उस रिपोर्ट की तस्वीर यहाँ पर है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची में 14,35,000 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी एक बहुत बड़ी तादाद। 14 लाख से ज्यादा। इन मतदाताओं का नाम, पता, रिश्तेदार एक ही है, पर उम्र में थोड़ा फर्क दिखाया गया है, वो भी 0 से 5 साल का। यानी एक ही नाम है, माता पिता का नाम भी एक है, पता भी एक है, लेकिन उम्र में थोड़ा फर्क दिखाया गया है। लेकिन इसमें 3,42,000 ऐसे भी मतदाता है जिनकी उम्र भी वही है, यानी किसी तरह का कोई भी फर्क नहीं है। और ये रिपोर्ट बताती है कि 1,32,00,000 मतदाताओं का पता पूरी तरह संदिग्ध है। 500 से लेकर 800 तक मतदाता एक ही पते पर दर्ज हैं। ऐसे हजारों उदाहरण सामने हैं। यह हाल तब है जब आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है कि 22 साल बाद उसने बिहार की मतदाता सूची को शुद्ध कर दिया है। जल्दी ही पूरे देश में ऐसा किया जाएगा। लेकिन आयोग ने दरअसल मतदाता सूची को कितना शुद्ध किया है, ये इस रिपोर्ट से जाहिर है। खैर, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, कमी रह सकती है, मानवीय भूल की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। लेकिन अगर इन गलतियों को रोकने के लिए तकनीक मौजूद हो और उसका इस्तेमाल ही ना किया जाए तो क्या कहा जाएगा? ऐसे में ये भूल अपराध ही कही जाएगी। जरा इनसे मिलिए। ये हैं डॉक्टर नसीम जैदी। 2016 में जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो NERP 2016 लॉन्च किया गया था। ये क्या है?
नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन, एक सॉफ्टवेयर, आईटी का जादू था वो, यानी वोटर लिस्ट को इस जादू से साफ किया जा सकता था। ये सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग से नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, पता सब मैच करके संदिग्ध डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ लेता है। यहाँ तक कि फोटो का भी मिलान भी कर लेता है। एक क्लिक में लाखों एंट्रीज स्कैन की जा सकती हैं, फिर उनमें तमाम समानताएं ढूंढी जाएंगी और डुप्लीकेट वोटर्स तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, लिस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर कई स्तर पर काम करता है। इंट्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एक क्षेत्र के अंदर अगर डुप्लीकेट वोटर्स है, इंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्य स्तर पर, फिर इंटर स्टेट भी यानी देशव्यापी, अगर कहीं एक राज्य में कोई है वोटर और दूसरे राज्य में भी है तो तुरंत उसको एपिक नंबर से पकड़ा जा सकता है। 2018 तक ये जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेट किससे हो गया था? जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उनके ERO नेट जो एक है, जो ऐसे ऑफिसर्स का एक नेट है, उसके ऐप से इंटीग्रेट हो गया था। यानी मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए आयोग के पास एक सुपर हीरो था। सुपर हीरो चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ भी, 2024 के चुनाव में हुआ, जो लोकसभा का चुनाव, लेकिन फिर आया बिहार विधानसभा चुनाव और अचानक चुनाव आयोग को इस प्रति लोप हो गया। और जो हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं वो भूल गए कि 2016 में ही जो उनसे पहले डॉक्टर नसीम जैदी थे चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग कर दी थी। 22 साल बाद महाशुद्धिकरण अभियान के तमाम ढोल नगाड़ों के बीच इस सॉफ्टवेयर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ज्ञानेश कुमार का ज्ञान लुप्त हो गया, याद ही नहीं रहा कि शुद्धिकरण के लिए 9 साल से इस्तेमाल हो रहे सुपर टूल की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। आयोग ने दावा किया था कि टेक्नोलॉजी और BLO आर्मी से पूरा फर्जी वाड़ा वो पकड़ लेंगे। 30 दिनों में लोगों से डॉक्यूमेंट्स देने को कहा गया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक BLOs को कहा गया कि सिर्फ साइन करो और फॉर्म भर दो, बस किसी तरह से आप फॉर्म भर दीजिए। हद तो यह है कि आयोग ने नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन का नाम ही नहीं लिया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा पहले हो चुकी थी। इतना ही नहीं, जो बिहार राज्य के CEO हैं यानी सेंट्रल इलेक्शन ऑफिसर, उनको भी चीफ इलेक्शन ऑफिसर माफ़ करिएगा, उनको भी इसका एक्सेस नहीं दिया गया कि वो खुद जांच सकें। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ECI और बिहार CEO को मेल किया, इसका जवाब मांगा, पर कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर पटना जाकर CEO विनोद सिंह गुंजियाल से ये पत्रकार मिले और फिर क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। ये गुंजियाल साहब हैं। जब इनके पास पत्रकार पहुंचे तो घंटों इंतजार कराया गया। जूनियर ऑफिसर्स ने बात करने से इनकार कर दिया और आखिरकार जब मिले तो इनका रवैया बिल्कुल अजीब था। इनसे पूछा गया तो कि आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस है जो डुप्लीकेट पकड़ता है, तो इन्होंने कहा कि हम ये जानकारी शेयर नहीं कर सकते। और आखिर में जो कहा वो असली खबर है। इन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, रिपोर्टिंग से पहले सोच लो, यानी धमकी। क्या गुंजियाल साहब को वाकई नहीं पता था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों और नेताओं पर लागू होती है, पत्रकारों पर नहीं? बहरहाल, इससे एक बात तो साफ हो गई कि डुप्लीकेट पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को ऊपर से नीचे तक छिपाया गया। अगर किसी मरीज की जांच न कराई जाए, चाहे मशीनें मौजूद हों, तो क्या मतलब निकलता है? यही कि मरीज को चंगा करने में डॉक्टर की कोई रुचि नहीं है, या फिर वो मरीज को मार डालना चाहता है। अफसोस कि हमें इस तरह की तुलना करनी पड़ रही है, लेकिन हकीकत यही है कि आयोग शुरू से पारदर्शिता पर पर्दा डालने में जुटा है। उसने आधार नंबर की जगह ऐसे दस्तावेज मांगे जो बाढ़ और बीमारी झेल रहे बिहार के बड़े इलाके के लोग दे ही नहीं सकते थे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दिला दी, लेकिन डुप्लीकेट पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल न करके आयोग ने साबित किया कि वो न्यूट्रल एम्पायर नहीं है, बल्कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी के इशारे पर काम कर रहा है।
कोई है जो चाहता है कि बिहार में लाखों डुप्लीकेट वोटर मतदान को प्रभावित करें, लाखों लोग एक से ज्यादा बार वोट डालें, मतलब बिहार विधानसभा के चुनाव में फर्जीवाड़ा हो। यानी इस समय जो हालत है बिहार में, राजनीतिक संतुलन बेहद नाजुक है। 2020 में तस्वीर कुछ ऐसी ही थी, ऐसे ही गठबंधन थे, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार चुनाव जीते, थोड़ा सा आगे थे एनडीए से निकलकर 2022 में, लेकिन वो आ गए आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन की धुरी बन रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2024 में ये फिर पलटी मार के वापस एनडीए में चले गए। यानी आज स्थिति फिर वही है जो 2020 में थी, जब गठबंधनों में कांटे का मुकाबला था। उस समय लगभग 4 करोड़ 21 लाख जो मत थे वो वैध माने गए थे, पड़े तो ज्यादा थे। क्या तस्वीर थी उस समय? जो कुल वोट था एनडीए को मिला था 1,57,2,650, 37.26%, और सीटें मिली थी 125। और जो महागठबंधन था, जिसे हम अब इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसे 1,56,91,500 वोट मिले थे, और जो वोट फीसदी था वो लगभग बराबर ही था, 37.23%। सीटें मिली थी 110। जो दोनों में फर्क था, दोनों गठबंधनों में, वो फर्क सिर्फ था 11,150 वोटों का, यानी 0.03%, सिर्फ इतना फर्क था। यानी बेहद कांटे का मुकाबला उस समय बन रहा था, और आज फिर एक बार वैसी ही स्थिति बन गई है। बीते 5 साल में गंगा में काफी पानी बह गया है। नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक दशा पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के सवाल को बिहार ही नहीं, देश की राजनीति का धुरी बना दिया है। जिस जाति जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा था, अब उसी जाति जनगणना को कराने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, जिसके नतीजों ने नए सामाजिक समीकरण बना दिए हैं। खास तौर पर राहुल गांधी ने ईसीबी यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है उस पर फोकस किया है, और ये जो उनका दांव है वो गहरे नतीजे दे सकता है। ऐसे में कोई है जो डुप्लीकेट वोटर्स के जरिए इस चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। जरा सा संतुलन दाएं बाएं होते ही बिहार की पूरी तस्वीर नतीजों में बदल जाएगी, और उसी के इशारे पर डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का चुनाव आयोग ने इस्तेमाल नहीं किया। कौन है वो? क्या नाम लेने की जरूरत बाकी है? आप समझदार हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.